हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, और उसमें लास्टली हमने प्रॉब्लम्स भी आपको कुछ करवाए थे। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो तो आप जान गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट होते हैं, कौन सा इफेक्ट यह प्रोड्यूस करता है। तो देखो, आपको हम यहाँ बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट 3 टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। एक आपका है केमिकल इफेक्ट, और एक आपका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। 3 टाइप के इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। इसमें आपको देखिए, हीटिंग इफेक्ट वाला जो सेगमेंट है और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो सेगमेंट है, यह आपको पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें हमको 2 पढ़ना है, हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखिए, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है, इसके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे, ओके। चलिए, तो आइए देखिए हीटिंग इफेक्ट क्या है, जरा समझिए इसको। सिंपल है, अगर किसी वायर से, देखो यह कोई वायर है नहीं, अगर किसी वायर से करंट पास होती है, देखो यहाँ पे करंट पास होगी, ठीक है ना। क्या होगा, व्हाट हैपेंस, अगर किसी वायर से करंट पास होती है ना, तो यह हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है वायर, ठीक है ना। यह देखो AB वायर का नाम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कहेंगे ना कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट करंट passes through the wire, it gets heated. This effect is called heating effect, ठीक है ना। अगर किसी वायर से, देखो यहाँ पे एक वायर है AB, तो अगर किसी वायर से करंट पास होती है तो इसका रिजल्ट यह होता है कि वो वायर हीट हो जाता है, ठीक है ना। और इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका कॉज क्या है, देखो हीटिंग इफेक्ट जो होती है इसका कॉज क्या है। तो इसका अगर कॉज आप देखें, क्यों वायर हीट हो जाती है, इसका कॉज है ना, ड्यू टू द रेसिस्टेंस ना, रेसिस्टेंस के कारण, ठीक है ना, रेसिस्टेंस के कारण। क्योंकि रेसिस्टेंस का एक डिफिनीशन आपको यहाँ पे यह भी हो सकता है कि इट इज दैट फिजिकल कॉज which converts electrical energy into heat energy, ठीक है ना। यह वह फिजिकल कॉज होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेसिस्टेंस को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस के कारण ही, है ना, क्योंकि देखो जब करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर से ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है, उसमें उसका कुछ अपोजिशन होता है। तो उस अपोज के चलते रेसिस्टेंस जो है वह प्रोड्यूस होता है। जरा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है ना, तो क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, तो चार्ज का फ्लो ही ना करंट बनाता है, बताइए तो क्या। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो, और चार्ज का फ्लो क्या होता है, करंट बनाता है, यह तो आप जानते हैं ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट इज मतलब यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो चार्ज का फ्लो होगा जब चार्ज यहां से यहां तक मूव करेगी, ठीक है ना,
तो यहाँ से यहाँ तक कौन मूव कराया, ठीक है ना, चार्ज को, यह मूव करवाया बैटरी। बैटरी ना चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को रेगुलेट करती है, बैटरी के कारण ना चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो होता है। अगर यह बैटरी नहीं होता, अगर यह वायर यहाँ पे ऐसे ही होता, तो देखो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता, इलेक्ट्रॉन का क्या होता, रैंडम मूवमेंट होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या किए हैं, बैटरी जोड़ रखे हैं, ठीक है ना, तो देखो जैसे ही यहाँ पे हम बैटरी जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक कंटिन्यूअस फ्लो होगा, सिस्टमैटिकली फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि यह बैटरी क्या करता है ना, एक फोर्स लगाता है, बैटरी का एक पावर होता है ना, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है, ठीक है ना, ईएमएफ जो होता है वह क्या करता है, बैटरी का वह कुछ डिस्टेंस तक मूव करवा देता है, कुछ डिस्टेंस तक, मतलब जो वायर का लेंथ है उस लेंथ के क्रॉस इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअस मूव करवाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि यह जो मतलब बैटरी होता है इसके द्वारा मतलब चार्ज पे जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, वर्क डन जो होता है चार्ज के द्वारा और जो हीट प्रोड्यूस होता है ना, बोथ आर इक्वल। जितना वर्क डन ज्यादा होगा उतना हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मूव करवाएगा ना, जितना, देखो वर्क डन करने का मतलब आप सदा समझिए। यहाँ पे मान लो कि कोई बहुत गोडाउन है बहुत बड़ा, ठीक है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गोडाउन से बहुत सारे तरह के आइटम्स है, ठीक है ना। अब देखो वहां पे आपके घर तक जो सामान को पहुंचाएगा या किसी शॉप तक, रिटेल शॉप तक सामान को जो पहुंचाता है, जो डिलीवरी मैन होता है, उसको आप सेल मान लो। तो वह क्या करेगा ना, अपने वैन में, गाड़ी में सामान को रखेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, है ना, और फिर वहां से वह डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचाएगा। अगर आपका घर दूर होगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। अगर आपका दुकान है ना 10 किलोमीटर है, अगर आपका दुकान 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रेजुअली उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके यहाँ तक जाना होगा। और इस तरह से वहां पे क्या होगा ना, उसका जो वर्क डन होगा उसके द्वारा, ठीक है ना, वह जो कैरी किया मटेरियल को, है ना, तो वर्क डन उसका क्या होगा ना, बढ़ते जाएगा ना। वर्क डन बराबर आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में पढ़े होंगे ना। तो वर्क डन जब बढ़ेगा ना तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस बढ़ेगा। जितना ज्यादा वह मतलब कैरी करेगा जितने दूर तक, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर, है ना, मतलब अधिक लेंथ से पास करेगा किसी कंडक्टर के, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय चार्ज यह किसके इक्वल होता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड के इक्वल होता है, ठीक है ना। चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वह हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं। देखो W इजिकल टू क्या होगा, H होगा, नहीं, वर्क डन बाई चार्ज इजिकल टू हीट प्रोड्यूस्ड ना, W इजिकल टू H हो गया। अब जरा देखो, अब आप पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है W बाई क्यू। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी। तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो तो क्यू वी। नहीं, अब देखो यहाँ पे I इजिकल टू क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आई टी। W का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदलाव तो VIT हो जाएगा ना, W का वैल्यू VIT हो जाएगा। तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ, H का वैल्यू हो जाएगा VIT, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, H का वैल्यू VIT हो गया, है ना। एक फार्मूला आपको हीट प्रोड्यूस का मिल गया, है ना। हीट जो जनरेट होगा उसका एक फार्मूला आ गया। कैसे आया, किस प्रिंसिपल से आया, तो इस प्रिंसिपल से आया कि वर्क डन बाई चार्ज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। वर्क डन ज्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगा। वर्क डन कम होगा, हीट प्रोड्यूस भी कम होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम अगर इक्वलाइज करेंगे तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी, और Q इजिकल टू आई टी, तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, VIT, है ना। तो आपको देखो फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखो, देखिए दूसरा फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखो H इजिकल टू VIT है ना। अब आप जानते हैं V इजिकल टू क्या होता है, IR। H इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे IR इंटू आई टी, दैट इज यह I स्क्वायर RT हो जाएगा ना। बोलो दूसरा फॉर्मूला,
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, यह सेकेंड फार्मूला हुआ, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, बोलो तो। नहीं, V इज इक्वल टू आई आर है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो तो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा देखो, देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल, एच बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी बाई आर। यह फॉर्मूला हो गया, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस। तो आपका तीन फॉर्मूला आ गया आपका। देखिए एक फॉर्मूला आपका क्या आया, एच इज इक्वल टू वी आई टी। देखो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस का तीन फॉर्मूला, H इज इक्वल टू वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला हुआ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला हुआ H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। यह तीन फॉर्मूला आपको हीट प्रोड्यूस के लिए आता है। देखो इसमें जो सेकेंड वाला फार्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम जूल्स लॉ कहते हैं, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना, उसमें यह फार्मूला एप्लीकेबल होता है। इसको जूल्स फार्मूला भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह जो फार्मूला हो जाएगा इसको हम कहेंगे जूल्स फार्मूला, ठीक है ना, इसको जूल्स फार्मूला कहेंगे। अब देखो जरा इसको जूल्स फार्मूला जिसको हम कह रहे हैं ना, इसको आप समझिए, इसका डिराइवेशन भी आप कर सकते हैं। देखो इसका डिराइवेशन कर सकते हैं। देखो H इज इक्वल टू है ना आई स्क्वायर आर टी। देखो जूल्स लॉ क्या है, हीट प्रोड्यूस क्या होगा, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हीट प्रोड्यूस जो होगा ना वह स्क्वायर ऑफ करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन होता है H हीट प्रोड्यूस रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और थर्ड हुआ H हीट प्रोड्यूस टाइम के प्रोपोर्शनल। देखो तीन इक्वेशन है ना, यह इक्वेशन आपका है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पहले में हम क्या लिखेंगे ना, हीट प्रोड्यूस क्या होगा, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। कब होगा प्रोपोर्शनल, व्हेन आर एंड टी इज कांस्टेंट, टी आर कांस्टेंट। आर एंड टी मतलब रेसिस्टेंस और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना। देखो हीट प्रोड्यूस रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस दोनों को ले लो ना, आई और टी, तब व्हेन आई एंड टी आर कांस्टेंट, ठीक है ना। और यह देखो थर्ड वाला जो है ना, यह कब होगा, व्हेन आई एंड आर आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो फार्मूला देखो यह बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जूल्स लॉ का फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। यह फार्मूला आपको याद रखना है। और इसमें क्या करना है, पहले में देखो H को आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर देंगे तो बाकी बचे हुए को कांस्टेंट में लेंगे। H को अगर R के प्रोपोर्शनल कर देंगे तो बचा हुआ IT को कांस्टेंट लेंगे। H को अगर T के प्रोपोर्शनल करेंगे तो बचा हुआ IR को कांस्टेंट लेंगे। तो इस तरह से आप उसको क्या करते हैं, या जूल्स लॉ को आप लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। देखो अब इसका डिराइवेशन भी होता है। डिराइवेशन आपको पूछती नहीं है सीबीएसई के एग्जाम में, कहीं भी कोई भी डिराइवेशन आपको नहीं आएगा, ओके। लेकिन है ना आपको हम बता दे रहे हैं, है ना, कि इसको कैसे डिराइव आप करते हैं, इसका डिराइवेशन कैसे होता है। आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। तो आइए हम इसको अब देखें कि आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। हाउ कैन यू डिराइव द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, ओके। देखो ये मान लो यह एक कोई रेसिस्टर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसका क्या है, कोई ए बी रेसिस्टर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, ओम्स लॉ से यह क्या हो जाएगा, या इसको V इक्वल टू आई आर कहेंगे। अब जब करंट फ्लो होगा तो इसके एक एंड पे जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, देखो चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा ना एक एंड से दूसरे एंड पे, तो चार्ज का एक्यूमुलेशन Q इक्वल टू आई टी बोलो, है ना। चार्ज का एक्यूमुलेशन कितना हो जाएगा ना एक एंड पे, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, अब W बराबर आप जानते हैं QV, है ना। वी नो W इज इक्वल टू क्या होता है, QV
तो W इजिकल टू क्यू के जगह पे आप क्या रखेंगे आई टी, और V के जगह पे क्या रखेंगे आई आर, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा ना। और चूंकि आप जानते हैं कि W H के बराबर होता है तो आप H बराबर क्या रखेंगे आई स्क्वायर आर टी, बोलो फॉर्मूला आ गया ना। H इजिकल टू क्या रखेंगे आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ओके, तो यह कैसे डिराइव हुआ एक बार फिर से समझिए। यह ए बी क्या है, कोई कंडक्टर है ना, इसका रेसिस्टेंस R है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका रेसिस्टेंस होगा ना जी, है ना। हमारा बॉडी कंडक्टर है तो हमारे बॉडी का भी रेसिस्टेंस है 30,000 ओम। हर बॉडी का रेसिस्टेंस होता है जो कंडक्टर है। अब देखो अगर इसे करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, VA माइनस VB इजिकल टू आई आर, तो V इजिकल टू आई आर। अब यहाँ पे चार्ज का जो एक्युमुलेशन होगा एक इंड पे, जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब ना करंट होगा, चार्ज का फ्लो ना करंट बनाता है। तो चार्ज एक इंड पे एक्युमुलेशन होगा ना, कितना एक्युमुलेशन होगा Q इजिकल टू आई टी। टी क्या है टाइम, जिस टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, आई अमाउंट ऑफ करंट है। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो ना Q इजिकल टू W इजिकल टू क्यू वी, Q के लिए आई टी, V के लिए आई आर, आई स्क्वायर आर टी। अब चूंकि W H के बराबर तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। बोलो क्लियर है सबका। चलिए अब यहां से हम आगे चलें। देखो अब इसमें पावर का यहाँ पे इश्यू है। देखो पावर क्या है, अगर आपको पावर का है ना जनरल पावर होता है तो आप इसको कहते हैं ना वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहाँ पे जो पावर हम ना ये यूज करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर है, तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क ना, इसको आप इलेक्ट्रिकल वर्क के टर्म में यूज करेंगे। तो देखो P इजिकल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड या वाट के बराबर होगा, ठीक है ना। यूनिट आपका क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और ये किसके बराबर होगा वाट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 1 वाट, आपको याद रखना है कि 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है 1 वाट के बराबर होता है, बिल्कुल। और जरा इसमें एक चीज और है, ठीक है ना, कि 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर है, ठीक है ना। यह चीज है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब जरा इसमें देखिए वो बड़ा चीज क्या है कि अगर आप इसके बड़े यूनिट को लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं किलोवाट, 1000 वाट या 10 के पावर 3 वाट, मेगावाट, तो देखो 10 के पावर 6 वाट, नहीं यह बड़ा बड़ा मतलब जो यूनिट होता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो आप इस प्रैक्टिकल यूनिट को भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पावर का फार्मूला आता है, थोड़ा अलग अलग फार्मूला होते हैं पावर के। देखो वो फार्मूला क्या है P इजिकल टू, देखो W बाई टी है ना, W के लिए हम क्या रखेंगे QV बाई टी, है ना। बार बार आपको आ रहा है W इजिकल टू QV, W इजिकल टू QV, लेकिन Q बाई टी है यहाँ पे, देखो जरा। अब Q बाई टी किसके बराबर है चार्ज बाई टाइम, तो यह करंट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखो तो P इजिकल टू VI हो जाएगा, बोलो P इजिकल टू VI हो जाएगा ना क्या। अब देखिए अगर चूंकि V इजिकल टू होता है IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना P इजिकल टू IR इंटू I, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर R, बोलो P इजिकल टू VI हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया P इजिकल टू है ना VI की जगह पे हम क्या रख देंगे IR, V की जगह पे ओम्स लॉ से तो IR हो गया, तो I स्क्वायर R हो गया। नहीं अब देखो यहाँ पे यह आई स्क्वायर आर है ना, अब यहाँ फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करो, यहाँ से हम कह सकते हैं V बाई आर, तो P बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो P बराबर क्या होगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा ना, बोलो तो P इजिकल टू क्या हो गया V स्क्वायर बाई आर। अगर आप यहाँ से रेसिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा V स्क्वायर बाई P ना, रेसिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। ओके, तो देखो यह फार्मूला आपका आ गया डिफरेंट फार्मूला P इजिकल टू VI
P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर, या यहां से रेसिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहां से आप देखिए यहां से इलेक्ट्रिकल पावर तो आप सीख गए ना, तो पावर बराबर होता है W बाई टी, तो W इजिकल टू पावर इंटू टी भी तो हो सकता है। अब चूंकि W हीट के भी बराबर होता है और W एनर्जी के भी बराबर होता है ना, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। तो यह कौन सा एनर्जी होगा, यह जो एनर्जी होगा ना यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमने पावर पढ़ा, वर्क पढ़ा, यह वर्क जनरल वर्क नहीं, हमने पहले ही बताया था, दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर, दैट पावर रेटेड ऑन द बल्ब, फैन, ईटीसी। बल्ब आप लेते हैं, लिखा होता है 5 वाट 11 वाट, तो उस पावर की हम बात कर रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल वर्क की बात हो रही है, जनरल वर्क और पावर की बात नहीं हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पावर, या इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, यह आपका फार्मूला रहा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, दिस इज द फार्मूला फॉर एनर्जी। अब जरा देखिए, आप घर में जो बल्ब यूज करते हैं उस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए है ना, लेट्स आप 100 वाट का बल्ब लीजिए ना, देखो बल्ब का डायग्राम बार बार पूछता है, बल्ब का डायग्राम बार बार पूछता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में मेनली, ठीक है। इस बार भी पूछा था, इस एग्जाम में भी पूछा था, है ना, फाइनल एग्जाम में 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये आया था। तो देखो बल्ब का डायग्राम इस तरह का बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा, या इस तरह से बना लीजिए ना उसको, या टर्मिनल या भी टर्मिनल, या टर्मिनल या फिलामेंट हो गया, ठीक है ना, या बल्ब का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो मान लो कोई बल्ब ले लिए 100 वाट का, ठीक है, जनरली मिल जाएगा आपको कम पैसे में, एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। 100 वाट का बल्ब ले लिए, इसको मान लो आप 2 मिनट तक जलाएं, घड़ी देख लो 2 मिनट, इसको लगा दो, स्विच ऑन करो, घड़ी देख लो 2 मिनट, कितना एनर्जी होगा जरा देखो। यहाँ पे एनर्जी के लिए जितना पावर उस पर रेटेड है ना, तो 100 वाट, और टाइम को सेकंड में लो, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। एनर्जी कितना होगा देखो, 120 12 फिर 2 0, 12,000 जूल एनर्जी होगी। कितना एनर्जी कंज्यूम होगा बतलाओ, तो 12,000 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो आप आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं ना अपने सर्किट में, बल्ब में, फैन में, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका बिल आप पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। ओके, अब देखिए यहाँ पे जनरली प्रैक्टिकली जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसको किलोवाट आवर में करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट, ऐसे आप लिख सकते हैं कि 1 जूल इजिकल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट इसका होता है KWH, किलोवाट आवर, या इसको यूनिट के टर्म में लेते हैं। बिजली बिल इसी यूनिट पे बेस्ड होती है। अब जरा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है ना यहाँ, और यहाँ पे टाइम है नहीं, जरा ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रिकल पावर है, इसका क्या यूनिट हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर को हम किलोवाट में ले और टाइम को आवर में ले, यही ना है इस समस्या का सॉल्यूशन, है ना। 1 किलोवाट आवर इंटू 1 आवर। अगर इलेक्ट्रिकल पावर वाट में हो, सपोज दैट यह वाट में हो, मान लो यह 100 वाट हो, ठीक है ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, या किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 वाट है सपोज दैट, अब जैसे हमने अभी बल्ब लिया था, ठीक है, हम अभी बल्ब लिए थे, यह बल्ब आपका मान लो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। अगर इसको आप 5 घंटे जलाते हैं, 5 घंटे, तो टाइम में 5 आवर कर लो, और देखो इसको किलोवाट में बदलने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल ना, तो कितना होगा 5/10 1/2, 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। अगर 1 यूनिट का कॉस्ट 8 रुपया है तो आपका बिल कितना होगा, 4 रुपया आप दे दीजिए उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखो किलोवाट आवर जो है ना प्रैक्टिकल यूनिट होता है, ये यूनिट के कॉरस्पॉन्डेंस होता है। और इसके लिए हम कैसे मेजर करते हैं, टाइम को आवर में ले लो, पावर को किलोवाट में लो। अगर पावर वाट में है तो उसको 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में ले जाओ, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहां से यहाँ पे देखो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के, याद रखिएगा। जूल में अगर इसको बदलिएगा तो ये इतना जूल के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं 3.6 MJV। एम मतलब मेगा होता है, याद रखिएगा। मेगा 10 के पावर 6 के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से आपका यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नहीं, इसमें ये लास्टली देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका आ सकता है हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे यूज होता है? तो बल्ब में है यूज होता है, फ्यूज में यूज होता है ना। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जैसे आयरन है, हीटर है, गीजर है, यह सब में उसका यूज होता है। ठीक है, चलिए ओके। तो यह आपका हम एक क्लास इसका और लेक्चर अरेंज करेंगे जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हम अब आज के क्लास को ओवर करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके।